नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव से पहले ही एनडीए में हुई बगावत की, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जानेंगे वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सीजेआई ने दिया क्या आदेश, उमर खालिद ने हिंसा के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट में दी क्या दलील, देखेंगे मायावती ने रैली में किस पर बोला हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 51 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में दायर की गई है याचिका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी हुई चर्चा। और शेयर बाजार में तेजी, 398 अंकों की तेजी के साथ 82,172 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 135 अंकों की तेजी के साथ 25,181 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 अक्टूबर से पहले फेज के लिए नामांकन जमा करने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एनडीए अभी भी मुश्किल में फंसा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, जबकि महागठबंधन में सहमति बनती दिख रही है। तो कैसे चुनाव में बिखरता दिख रहा है एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब एनडीए में टूट तय हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान खुलकर बगावत के संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे, लेकिन चिराग ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एलजेपीआर की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, जिसमें पार्टी ने गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को पूरे अधिकार सौंप दिए हैं। वहीं मांझी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस पूरे मामले में जेडीयू बेहद शांत दिख रही है। पार्टी नेताओं ने साफ कह दिया है कि सीट बंटवारे में सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। अब ये बीजेपी को देखना है कि 2020 वाला खेल नहीं होना चाहिए। जेडीयू की तरफ से भी बीजेपी को चेतावनी दी जा रही है। वहीं तमाम सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन बड़े अंतर से चुनाव जीत सकता है, और इसका असर महागठबंधन में दिख भी रहा है। महागठबंधन में तो सत्ता के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सीट बंटवारा भी तय हो गया है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि 3-4 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। महागठबंधन पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और ये वादा 20 महीने में ही पूरा कर दिया जाएगा। 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तेजस्वी के ऐलान से एनडीए के अंदर अलग से चिंता शुरू हो गई है। एक तरफ महागठबंधन तेजी से मजबूत होता जा रहा है, वहीं चुनाव से पहले एनडीए बिखरने लगा है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी घमासान तो तेज हो चुका है, वहीं बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर कानूनी घमासान भी तेज हो गया है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में वोटों के काटे जाने का मुद्दा भी सामने आया, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चुनाव आयोग को जमकर सुना दिया। तो क्या कहा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद लाखों लोगों के नाम काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी भी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश दिया कि मतदाता सूची से बाहर किए गए वोटरों को उनके निष्कासन के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मुफ्त कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। पीठ ने कहा, कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी SLA से आज ही सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी DLSA को निर्देश भेजने को कहा है। ये निर्देश उन वंचित लोगों की मदद के लिए हैं जो अपील दायर करना चाहते हैं। इस मदद के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स यानी कि PLV और मुफ्त कानूनी सहायता वकील तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। DLSA सचिवों को तुरंत हर गांव में PLV के मोबाइल नंबर और पूरी जानकारी फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। PLV बूथ लेवल अधिकारियों से संपर्क करेंगे, हटाए गए लोगों की जानकारी जमा करेंगे और उनके घर जाकर उन्हें अपील के अधिकार के बारे में बताएंगे। कोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिनके नाम मसौदा सूची में भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े आदेश ने बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट का ये रुख दर्शाता है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, जिसके चलते लाखों वोटर अपने निष्कासन की जानकारी और अपील के अधिकार से वंचित रहे। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी। अगर सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर खुद कानूनी सहायता सुनिश्चित करनी पड़ रही है
तो ये साफ है कि मतदाता सूची बनाने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में आयोग कहीं न कहीं विफल रहा है, क्योंकि अपील दायर करने का समय खत्म हो रहा है। इसलिए कोर्ट को आनन फानन में कानूनी सहायता का आदेश देना पड़ा। ये बताता है कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को इतना जटिल और कम समय वाला बना दिया कि आम नागरिक के लिए अपील करना लगभग नामुमकिन हो गया। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने पहले ही चुनाव आयोग पर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप इन आरोपों को बल दे रहा है और अब इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एसआईआर पर चुनाव आयोग मुश्किल में फंस चुका है तो वक्फ कानून मोदी सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन एक बार फिर वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से सिर्फ 5 मूल याचिकाओं पर सुनवाई की और अंतरिम आदेश सुनाया था और अब एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सरकार की तरफ से कानून के प्रावधान लागू कर दिए गए, जिसमें सबसे अहम था कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई थी, जो अब समाप्त होने वाली है, और इसे लेकर ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस पर CJI BR गवई की बेंच में सुनवाई हुई। ओवैसी की तरफ से पेश एडवोकेट निजाम पाशा ने CJI से कहा कि सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं हो पाया। कोर्ट का फैसला आने में ही 5 महीने बीत गए, इसलिए हमें राहत दी जानी चाहिए। इस समय सीमा को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी बात कहते हुए पाशा ने एक शेर भी सुनाया। उन्होंने कहा कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। CJI BR गवई ने पाशा की दलील सुनने के बाद कहा कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे। वक्फ कानून मोदी सरकार की मुश्किल बना हुआ है तो JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। 5 साल से वो जेल में बंद है, जमानत नहीं मिल पाई है, जबकि खालिद का कहना है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में सजा काट रहे JNU के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में खालिद के वकील ने दावा किया कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले एक झूठे गवाह को सिखा पढ़ाकर बयान दिलवाया। खालिद के वकील त्रिदेव पायस ने अदालत को बताया कि पुलिस सह आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के मनगढ़ंत बयान पर निर्भर है। कसाना ने पुलिस के कहने पर यह झूठा दावा किया कि खालिद, ताहिर हुसैन और MBBS की छात्रा गुलफिशा फातिमा ने हिंसा की साजिश रचने के लिए शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में मुलाकात की थी। पायस ने इस गवाह की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कसाना को अचानक से खालिद की गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले ही यह घटना याद आती है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि यह बयान 1 अक्टूबर 2020 को खालिद की गिरफ्तारी से पहले गढ़ा गया और सबसे बड़ा खुलासा कॉल डिटेल रिकॉर्ड को लेकर हुआ। खालिद के वकील ने कोर्ट को बताया कि CDR स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 8 जनवरी 2020 को कथित बैठक के दिन खालिद, फातिमा और हुसैन PFI दफ्तर में नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर थे। पुलिस के दावे के विपरीत खालिद उस समय जाकिर नगर में थे। खालिद के वकील ने इस बयान को पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए अदालत से पुलिस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष एक कमजोर साजिश के सिद्धांत को ताकत देने के लिए खालिद को एक ऐसी बैठक से जोड़ रहा है जो कभी हुई ही नहीं। ये आरोप दिल्ली पुलिस की जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या एक झूठे गवाह के सहारे इतने बड़े मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है? अब इन सब के बीच कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है, ये देखना होगा। खालिद की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो भी सबूत पुलिस पेश कर रही है वो पूरी तरह से झूठे हैं। पूरा मामला ही झूठ पर टिका हुआ है। खालिद को दिल्ली कोर्ट से राहत की उम्मीद दिख रही है तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की मुश्किलें BSP चीफ मायावती ने बढ़ा दी है। उन्होंने लखनऊ में बड़ी रैली की जिसमें सभी दलों पर तीखे हमले किए। तो क्या कहा मायावती ने इस रैली में, देखिए इस रिपोर्ट में। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा ने लखनऊ में बड़ी रैली की। बसपा ने 9 साल बाद कोई बड़ी रैली आयोजित की। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ नजर आईं, जहां उन्होंने आकाश की तारीफ की, जिससे साफ हो गया कि आकाश आनंद ही मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। इसके साथ ही मायावती ने तमाम मुद्दों पर बात की, जहां बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा, तो साथ ही कई राजनीतिक संकेत भी दे दिए। मायावती के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर दोगलेपन का आरोप लगाया।
मायावती ने कहा कि सपा को सत्ता मिलने पर पीडीए या बहुजन समाज के हितों की चिंता नहीं होती, लेकिन कुर्सी जाते ही वो खुद को सामाजिक न्याय का ठेकेदार बताने में लग जाते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, उनकी अंदरूनी सांठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। अखिलेश ने यह बात इसलिए कही क्योंकि मायावती ने इस संबोधन में न सिर्फ सपा पर हमला बोला, बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली वर्तमान बीजेपी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कांशीराम और अंबेडकर पार्क के रखरखाव के लिए पैसे देने पर योगी सरकार का आभार जताया, जिसको लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सुनिए। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। इसके साथ ही मायावती ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने लोगों से ऐसे स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों से सावधान रहने को कहा जो दलित वोट बांटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि वो किसी से छिपकर नहीं मिलती, जब भी किसी से मिलेंगी खुले में मिलेंगी। आखिर में मायावती ने 2027 में यूपी में एक बार फिर बसपा की सरकार बनाने का लक्ष्य रखा और समर्थकों से कहा कि वो अब ज्यादा सक्रिय रहेंगी और कार्यक्रमों में ज्यादा नजर आएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आई और न सिर्फ अपने विरोधियों पर हमला बोला, बल्कि 2027 के चुनाव के लक्ष्य को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। बसपा को इस रैली से अब कितना फायदा मिलता है, ये तो देखना होगा। मायावती की चिंता बीएसपी के घटते जनाधार ने बढ़ा दी है। उन्होंने सबसे तीखे हमले सपा पर किए हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी मायावती को जवाब दिया और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने तमाम मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने बरेली घटना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार की विफलता है और कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छुपाने के लिए है। और ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में सिर्फ मुस्लिमों की सूची बन रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि थानों की पोस्टिंग में भी भेदभाव किया जा रहा है और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोगों को तैनात नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ सपा चीफ ने बुलडोजर संस्कृति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर फर्जी एफआईआर का विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार बनाने का दावा भी किया। अखिलेश ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। यानी देखा जाए तो अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अब बीजेपी अखिलेश यादव के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। अखिलेश ने कानून व्यवस्था से लेकर बुलडोजर एक्शन और दूसरे तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े किए। पीडीए की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी। सपा सरकार में यूपी खुशहाल बनेगा। तो वहीं दुनिया को आज सबसे ज्यादा खुशी की खबर पश्चिम एशिया से मिली, जहां 2 साल से चल रही जंग खत्म हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गजा में शांति की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। हमास और इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद गजा में युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई। खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सभी बंधकों को शीघ्र ही रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायल अपने सैनिकों को सहमत सीमा तक वापस बुला लेगा। मिस्र के लाल सागर रिजॉर्ट
शर्म अल शेख में दोनों ही पक्षों के बीच 3 दिन से लगातार बातचीत चल रही थी और तीसरे दिन दोनों में समझौता हो गया। समझौते के पहले चरण में युद्ध विराम और गजा में बंद 48 इजरायली कैदियों को हमास रिहा करेगा, जिनमें से 20 के जीवित होने की बात कही जा रही है। तो वहीं इजरायली जेलों में बंद 2000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजरायली सेना सहमति वाली लाइन तक वापस लौटेगी। ट्रंप खुद 10 अक्टूबर को मध्य पूर्व के देशों का दौरा करेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी संबंधित पक्षों से समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करने का आग्रह करता हूं। सभी बंधकों को सम्मानजनक तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। एक स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये पीड़ा अब खत्म होनी चाहिए। गुटेरेस ने युद्ध विराम के स्थायी होने पर जोर दिया है, लेकिन जिन शर्तों पर यह समझौता हुआ है उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इजरायली सेना कब तक गजा छोड़ेगी और जिस सहमति वाली लाइन का जिक्र किया गया है उस लाइन का भी फैसला नहीं किया गया है। वहीं हमास पूरे निरस्त्रीकरण और गजा छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि इजरायल का कहना है कि इसके बाद ही इजरायली सेना गजा छोड़ेगी, ताकि इस बात का भरोसा रहे कि दोबारा जंग के हालात न बने। ऐसे में इस समझौते को लेकर कई सवाल अब भी बने हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज नीतीश कुमार के सामने भतीजे तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा का बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 20 महीने में हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। ये एक बड़ी घोषणा है। ऐसी घोषणा अगर पेपर लीक की तरह पहले ही लीक हो जाती तो चाचा ऐसी घोषणा को पहले ही जारी कर देते, क्योंकि वादा है, वादों का क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।